आज हम देख रहे हैं दूध का संगठन। इसके नाम से ही हमको पता लग रहा है कि इसके अंदर हम दूध के अंदर उपस्थित विभिन्न चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर हम दूध के संगठकों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं इसको हम। सबसे पहला है इसके अंदर दूध की परिभाषा। दूध के संगठन में सबसे पहला दूध की परिभाषा कि दूध है क्या चीज। तो दूध अगर देखें तो यह है मेमेरी ग्रंथि का स्राव। किससे निकलता है? मेमेरी ग्रंथि। मेमेरी ग्रंथि मतलब वह ग्रंथि जो कि दूध बनाने का काम करती है, उसको हम बोलेंगे मेमेरी ग्रंथि। और इसी से क्या निकलेगा? दूध। मेमेरी ग्रंथि से निकला है दूध। ठीक, और इसीलिए इसको एक और नाम दिया है दुग्ध ग्रंथि। क्या कहेंगे इसको? दुग्ध ग्रंथि। तो मेमेरी ग्रंथि या दुग्ध ग्रंथि के स्राव को हम कहते हैं दूध, जिसके अंदर कम से कम 3.25% वसा होनी चाहिए। कम से कम मतलब कि इतनी या इससे ज्यादा वसा उसके अंदर होना चाहिए। अगली कंडीशन, कम से कम 8.5% वसा रहित ठोस होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन है कि यह हमेशा खीस से मुक्त होना चाहिए। मतलब कि कभी भी हम दूध की परिभाषा के अंदर खीस को नहीं रखेंगे। हमेशा दूध जो है वो खीस से अलग है, हमेशा उसको दूध खीस से हम अलग ही रखेंगे। ठीक, तो 4 है कंडीशन परिभाषा के हिसाब से। सबसे पहला मेमेरी ग्रंथि से निकलना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर 3.25% कम से कम वसा होनी चाहिए। तीसरा, उसके अंदर कम से कम 8.5% वसा रहित ठोस होना चाहिए। और चौथा, वो हमेशा खीस से मुक्त होना चाहिए। ठीक, ये है दूध की परिभाषा। और ये परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी हर एक चीज एग्जाम में पूछी गई। कौन सी ग्रंथि से निकलता है, परिभाषा के हिसाब से किन किन चीजों को मानक माना गया है। तो परिभाषा के हिसाब से हमने 2 चीजों को मानक माना है, एक तो वसा और दूसरा वसा रहित ठोस। इन 2 आधारों पर ही हमने परिभाषा को देखा है। और चौथा है खीस किससे मुक्त, दूध किससे मुक्त होना चाहिए, तो खीस से मुक्त होना चाहिए। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आए हुए। आगे चलें। दूध अगर देखें तो प्रकृति में यह है लगभग संपूर्ण आहार। ठीक, वैसे इसको संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। प्रकृति में दूध एक संपूर्ण आहार है। ठीक, संपूर्ण आहार का क्या मतलब है? तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, जो हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व देता हो, उसको हम बोलते हैं संपूर्ण आहार। ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक लगभग सारे पोषक तत्व किसके अंदर है? इस दूध के अंदर है, इसलिए इसको बोला है संपूर्ण आहार। पर इस दूध के अंदर अगर हम देखें तो कुछ चीजों की इसके अंदर कमी भी है। और वो चीजें अगर हम देखें तो एक तो है आयरन, एक है कॉपर, एक है आयोडीन। ये 3 है खनिज। इन 3 खनिजों की दूध के अंदर कमी है, प्लस साथ में एक विटामिन भी कम है जिसका नाम है विटामिन सी। मतलब टोटल 4 चीजों की इसके अंदर कमी है। और इसीलिए इसको क्या बोला है? लगभग संपूर्ण आहार कहा गया है। अगर मान लो ये चारों चीजें कम नहीं होती तो फिर ये संपूर्ण आहार ही होता, लेकिन ये 4 चीजें कम हैं, इसलिए इसको क्या बोला? लगभग संपूर्ण आहार। तो अगर हम देखें तो दूध प्रकृति में संपूर्ण आहार है। पर अगर ऑप्शन में ये आ जाए तो पहले आंसर ये होगा। अगर पूछे कि कैसा है तो लगभग संपूर्ण, लेकिन अगर ऑप्शन में ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो आंसर फिर हमको ये लगाना है कि संपूर्ण आहार। ठीक है, तो अगर ये 4 चीजें होती तो कैसा होता? संपूर्ण। लेकिन 4 चीजों की कमी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हमने? लगभग। लगभग मतलब आसपास, या यूं बोले निकट। किसके निकट है? संपूर्ण के निकट। ठीक, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है, जिसमें से आयरन बड़ा फेमस। आयरन, या इसको हम लिखें Fe, ठीक है, या जिसको हम बोले लोहा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि दूध के अंदर किस खनिज की कमी होती है, तो वो है लोहा। साथ में ये भी पूछा दूध प्रकृति में कैसा आहार है, तो लगभग संपूर्ण आहार। तो ये हो गई दूध की परिभाषा। आगे चलते हैं हम दूध के संगठन पर। ठीक है, अब दूध के संगठन को अगर देखें तो दूध को मोटे तौर पर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो दूध के अंदर पानी होता है और दूसरा दूध के अंदर ठोस होता है। एक पानी, दूसरा ठोस। ठीक, मेनली अगर देखें तो दूध 2 ही चीजों से बना है।
जैसे हमारी धरती पर भी बात करें तो दो ही चीजें हैं, जल और थल। ऐसे दूध में भी दो ही चीजें हैं, जल और थल। ठीक, अब ये जो थल है जिसको हमने ठोस कहा वो कितना है, 13%। ठोस 13%। क्लियर है। अब बाकी जो बचा वो क्या होगा, तो वो होगा जल, और वो कितना बचेगा, 87%। तो दूध के अंदर 87% होता है पानी और 13% होता है ठोस। ठीक, आगे चले। अब ये जो ठोस है यही हमारे काम की चीजें मेनली। पानी तो जो भी बहुत है, कम पड़ेगा तो ऊपर से मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठोस ऊपर से हम नहीं मिला सकते। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठोस है। तो इस ठोस को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो है वसा और दूसरा है वसा रहित ठोस। अभी थोड़ी देर पहले हमने परिभाषा में भी इनको देखा। ठीक, तो ये दोनों अगर हम मिला दें, इन दोनों को अगर जोड़ दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ठोस। ठीक है, तो ठोस के अंदर दो चीजें, वसा और वसा रहित ठोस। फिर आगे चलें, ये जो वसा रहित ठोस है इसके अंदर देखें तो तीन चीजें। पहली इसके अंदर देखें प्रोटीन, दूसरा इसमें देखें लैक्टोज, तीसरा इसमें देखें खनिज। क्लियर। तो वसा रहित ठोस कितनी चीजों से बना है, तीन चीजों से, प्रोटीन, लैक्टोज और खनिज। ठीक, अब इसमें अगर देखें हम तो दूध दो चीजों से बना है, पानी, ठोस। ठोस दो चीजों से बना है, वसा, वसा रहित ठोस, और वसा रहित ठोस तीन चीजों से बना है, प्रोटीन, लैक्टोज और खनिज। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि दूध जो है, अगर यहां हम देखें, अगर मैं पानी लिख दूं यहां पर तो ये दूध संपूर्ण बन गया, पूरा का पूरा दूध बन गया। या यहां मैं पानी और वसा लिख दूं तो भी ये जो दूध है ये पूरा का पूरा बन गया। मतलब कि यहां इन दोनों को मिला दूं तो दूध बन जाएगा, या इन तीनों को मिला दें तो दूध बन जाएगा, या इन पांचों को मिला दें तो दूध बन जाएगा। ठीक है, तो मेनली अगर देखें मोटे तौर पर तो दूध जो है वो पांच चीजों से मिलकर बना है। अब वो पांच चीजें कौन सी है, तो पहला पानी 87%, दूसरा देखें वसा 4%, तीसरा देखें प्रोटीन 3.4 से 3.5, चौथा लैक्टोज 4.7 से 4.9, और पांचवा खनिज 0.7 से 0.8। ठीक, और ये है एक तरह से हम देखें तो दूध का संगठन। मतलब दूध में मुख्य रूप से, या दूध मुख्य रूप से पांच चीजों से मिलकर बना है, पानी, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज। इन पांच चीजों को अगर हम मिला दें तो वो बन जाएगा दूध। मतलब एक तरह से हम देखें तो हमारे पास में यहां पर एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया कि इन दोनों को मिलकर बनाया। ठीक, एक हमने कहा ये कॉम्बिनेशन हो गया इन तीनों से, और या फिर एक कॉम्बिनेशन ये हो गया इन पांचों से। कोई हमसे पूछे कि दूध क्या दो चीजों से बना है, हाँ बना है, पानी और ठोस। क्या दूध तीन चीजों से बना है, हाँ बना है, पानी, वसा और वसा रहित ठोस। क्या दूध पांच चीजों से बना है, हाँ बना है, पानी, वसा, लैक्टोज, प्रोटीन एंड खनिज। ठीक है, तो ये तीन कॉम्बिनेशन है, पर इन तीन कॉम्बिनेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्बिनेशन अगर देखें तो वो है पानी, वसा और वसा रहित ठोस। जब भी कोई दूध हम तैयार करें, या किसी ने कहा हमसे कि ये दूध है, तो फिर उस दूध के अंदर पानी होना चाहिए, वसा होना चाहिए और वसा रहित ठोस होना चाहिए। अगर ये तीन चीज उसके अंदर है तो फिर उसको हम बोलेंगे दूध। क्लियर। अगली चीज, ये जो चीज है वसा रहित ठोस, थोड़ा ध्यान रखना ये दूध में ही चलती है, इसके अलावा ये कहीं पर बनी। ये जो टर्म है, ये जो शब्दावली है, इसका उपयोग सिर्फ किसमें होता है, दूध। मतलब किसी ने बोल दिया कि वसा रहित ठोस, इसका मतलब बात दूध की हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो कॉम्बिनेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी ये कॉम्बिनेशन पूछा है। आगे चले, ये है पांच मेन चीजें जिनसे दूध मिलकर बना है। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो खनिज, खनिज को अगर इंग्लिश में हम देखें तो बोला जाता है मिनरल्स। मिनरल्स, ठीक है, ये है वाटर, ये है फैट, ये प्रोटीन, ये लैक्टोज। ठीक, प्रोटीन एंड लैक्टोज। ठीक, मिनरल्स। फिर उसके बाद में चले तो प्रोटीन, फिर चले फैट, लैक्टोज, वाटर। इसको राउंड फिगर कर लेते हैं, 0.7 to 0.8 को 1, प्रोटीन 3.5, ठीक है, लैक्टोज को 5 कर लेते हैं, फैट को 1 मिनट,
फेट अगर देखें तो 4, लैक्टोज 5 और वाटर 87। ठीक है, सिंपल बोले 1, 3.5, 4, 5, 87, 1, 3.5, 4, 5, 87, 1, 3.5, 4, 5, 87 एमपी फ्लो, एमपी फ्लो। ठीक है, तो एमपी फ्लो ये हो गया दूध का, दूध के संघटक 1, 3.5, 4, 5, 87 उनकी मात्रा। कुछ भी याद नहीं करना, 3 से 4 बार इसको बोलना है। 1, 3.5, 4, 5, 87 एमपी फ्लो, दूध का संगठन। ठीक, चलो अब इनमें अगर देखें तो ये जो 4 चीजें हैं, ये जो 4 चीजें हैं, ये एक्चुअल में क्या चीज है? ठोस है, चारों की चारों। अरे भैया ये ठोस, ये पानी अलग हो गया। ठीक है, अब जो बचा वो क्या? ठोस बचा है, तो ये चारों क्या है? ठोस है। क्लियर? अब इन ठोस को ही हम डिटेल में देखेंगे, पानी से हमको ज्यादा कोई मतलब है नहीं। क्लियर? हम इन 4 ठोसों को देखेंगे डिटेल में। तो अगला है दूध के संघटकों का वर्णन, और इसमें पहला ठोस है वसा। और वसा दूध में देखें तो 4% होती है। और इस वसा के अंदर अगर हम बात करें तो इस वसा के अंदर मेनली अगर हम देखें तो वो होता है ट्राइग्लिसराइड्स। इस वसा में मेनली क्या चीज है? ट्राइग्लिसराइड, जो कि कुल वसा का कितना है? 99%। क्लियर? जो वसा है दुग्ध वसा, उसमें मेनली क्या चीज है? ट्राइग्लिसराइड्स 99%। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर फास्फोलिपिड्स भी है। और फास्फोलिपिड्स अगर देखें तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर यहां देखें तो मेन फास्फोलिपिड्स है लेसिथिन। और ये जो लेसिथिन है यह गंध के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? गंध। सुगंध या दुर्गंध दोनों चीजें हो सकती है गंध, तो सुगंध या दुर्गंध के लिए लेसिथिन जिम्मेदार होता है दूध और दुग्ध उत्पादों में, या मेनली देखें तो दुग्ध उत्पादों में। इनके अंदर खुशबू और बदबू के लिए लेसिथिन जिम्मेदार। ठीक, मतलब हम बोल सकते हैं कि भैया ये जो है ये श्वास के लिए जिम्मेदार, या जिसको श्वास को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लेवर। तो दूध में फ्लेवर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? लेसिथिन। आगे चलें, दूध में, दुग्ध वसा में अगर देखें, इस वसा में तो विटामिन भी होते हैं। और विटामिन देखें तो ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन है जो कि दुग्ध वसा में मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, दूध के अंदर मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। और इन चारों में अगर देखें तो मेन है विटामिन ए। मतलब दूध में या दुग्ध वसा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन है विटामिन ए। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि दूध विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। चारों के चारों अगर देखें तो कैसे हैं? वसा में घुलनशील। पढ़ किसके अंदर रहे? वसा के अंदर। तो कहां घुले हुए हैं? वसा के अंदर। तो अगर आपसे पूछ ले कि दूध में कौन कौन से वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो ए, डी, ई एंड के। नेक्स्ट देखें, फिर ये अगर देखें वसा, तो ये दूध का सर्वाधिक परिवर्तनशील संघटक है। ठीक है, सर्वाधिक परिवर्तनशील मतलब जैसे हमारी दूध को प्रभावित करने वाले कारकों की बात हुई थी, और उसमें हमेशा हमने इसी की बात की। हमने बोला दूध की मात्रा बढ़ेगी, वसा घट जाएगी, दूध की मात्रा घटेगी, वसा बढ़ जाएगी। थनैला रोग हो गया, वसा घट जाएगी। ठीक है, अगर मान लो ताप बढ़ा तो वसा बढ़ जाएगी। मतलब अधिकतर समय हमने चर्चा किसकी की? इस वसा की ही। क्लियर है? तो क्योंकि यह दूध का सर्वाधिक परिवर्तनशील संघटक है। इसके संगठन में फटाफट परिवर्तन, ठीक है, इसके संगठन में नहीं, इसकी मात्रा में फटाफट परिवर्तन होता है। कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। ठीक, तो इसलिए ये कैसा है? दूध का सर्वाधिक परिवर्तनशील संगठन। नेक्स्ट देखें, दूध में ये वसा अगर देखें तो ये होती है पायस या इमल्शन के फॉर्म। अब पायस या इमल्शन क्या है? तो पायस या इमल्शन का मतलब अगर हम देखें, अगर मान लो केमिस्ट्री की भाषा में हम बात करें तो द्रव में द्रव, द्रव में द्रव। ठीक, द्रव में द्रव मतलब द्रव क्या? पानी। में द्रव क्या? वसा। ठीक है, दूध क्या है? दूध के अंदर 87% पानी और उसके अंदर 4% वसा है। मतलब कि ये क्या हो गया? द्रव में द्रव। और द्रव में द्रव क्या होता है? पायस होता है या फिर इमल्शन। ठीक, इसको और अगर हम थोड़ा सरल भाषा में समझे तो इसका एक सिंपल मतलब देखें कि जब विलायक, ठीक है, जब विलायक विलय को घोल ना पाए
उस कंडीशन को हम बोलते हैं इमल्शन या पायस। जैसे पानी के अंदर, ये पानी है, इसके अंदर अगर मैं वसा डाल दूं और अच्छे से मिक्स करूं, क्या मिक्स हो जाएगी? नहीं, धीरे से देखेंगे वो वसा ऊपर आ जाएगी। कहां आ जाएगी? ऊपर तैरने लगती। ठीक, तो ऐसे घोल को या ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? पायस या इमल्शन। तो हमेशा याद रखिएगा, वसा दूध के अंदर किस रूप में उपस्थित होती है? पायस या इमल्शन के रूप में। और इसीलिए दूध पायस या इमल्शन का बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे कि पायस का एग्जाम्पल बताओ या इमल्शन का एग्जाम्पल बताओ, तो वो क्या है? दूध, जिसके अंदर वसा जो है वो किस रूप में है? पायस के रूप में। नेक्स्ट देखें, दूध में अगर वसा की बात करें तो हमारी पहले बातचीत हुई है कि ये दूध में गोलिकाओं के रूप में रहती है। कैसे उपस्थित है? छोटी छोटी गोलिकाएं। गोलिकाओं को और अगर हम देखें तो गेंद बोल सकते हैं, छोटी छोटी गेंद के रूप में, बॉल के रूप में। क्लियर? जिनका साइज अगर देखें तो वो होता है 2 से 5 माइक्रोन। मतलब कुछ गोलिकाएं छोटी भी है, कुछ मीडियम साइज की और कुछ बड़े साइज की भी। तो साइज देखें तो कितना है? 2 से 5। अगर यही साइज हम अलग अलग पशु के दूध में देखें तो भैंस के दूध में 5 माइक्रोन है और गाय के दूध में अगर देखें तो 2.5 माइक्रोन या 2.5 से 3 माइक्रोन। ठीक है, भैंस के दूध में 5 और गाय के दूध में 2.5 से 3 माइक्रोन। मतलब भैंस के दूध में वसा गोलिकाओं का आकार बड़ा है और गाय के दूध में वसा गोलिकाओं का आकार छोटा है। अगर हम वसा की बात करें तो भैंस के दूध में वसा अगर देखें तो 6.6%, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। ठीक है, और गाय के दूध में अगर वसा देखें तो 4.6%। मतलब कि गाय भैंस के दूध में वसा भी ज्यादा और उनका गोलिकाओं का आकार भी बड़ा, गाय के दूध में वसा भी कम और गोलिकाओं का आकार भी छोटा। क्लियर? भैंस के दूध में वसा ज्यादा होने और साथ में गोलिकाओं का आकार बड़ा होने के कारण ये भैया धीरे धीरे पचता। कैसे पचेगा? धीरे। लेकिन गाय के दूध में वसा भी कम है और गोलिकाओं का आकार छोटा है, इसलिए ये जल्दी पचेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपने कभी देखा भी हो, बच्चों को, छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको हम गाय का दूध पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि पचने में जो है ये दिक्कत नहीं देता, लेकिन भैंस का दूध पचने में दिक्कत है। और इसलिए गाय का दूध अगर देखें तो भैया इसको बोला जाता है कि यह अधिक पाचक दूध है। कैसा है ये? अधिक पाचक दूध। ठीक, आगे चलें। अगर ऊर्जा की बात करें तो 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमको 9.8 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से पूरी तरह वो पच जाएगी तो फिर हमको 9.8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। क्लियर? मान लो मैंने 10 ग्राम वसा खाई तो फिर मुझे 98 किलो कैलोरी मिलेगी। और अगर मैंने 100 ग्राम वसा खाई तो मुझे 980 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। और ये ऊर्जा अगर देखें तो दूध के जो बाकी अवयव है उनकी तुलना में डबल है। जो बाकी अवयव उनकी तुलना में डबल। ठीक, दूध में हमने 5 चीजें देखी। एमपी फ्लो, ये 5 चीजें हैं। इनमें अगर देखें तो ऊपर M और नीचे W, इन दोनों से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। मतलब खनिज और पानी ये कभी भी ऊर्जा नहीं देते। ऊर्जा देने का काम करते हैं ये तीनों, प्रोटीन, फैट और लैक्टोज। और इसमें भी देखें तो ये पहला स्रोत है। मतलब शरीर जो ऊर्जा लेता है शुरू में वो किससे लेगा? लैक्टोज से। लैक्टोज से ऊर्जा मिलना बंद हो गई या किसी कारण से हमने लैक्टोज खाया ही नहीं तो फैट से लेना शुरू कर देगा। और अगर ये भी नहीं है तो फिर थर्ड पे जाके प्रोटीन से लेना शुरू कर देगा। तो ऊर्जा का पहला स्रोत है लैक्टोज। लैक्टोज से ऊर्जा अगर देखें तो 1 ग्राम से 4.4 किलो कैलोरी मिलती। प्रोटीन के 1 ग्राम से अगर देखें तो 4.8 और वसा का हमने देखा 9.8। तो एक तरह से देखें तो इससे भी डबल है और इससे भी डबल है। ठीक, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला जो अवयव है वो है वसा। ठीक, और उसके 1 ग्राम से मिल रही है 9.8 किलो कैलोरी। अब जब ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो अगर हम दूध से प्राप्त ऊर्जा की बात करें तो गाय के दूध से अगर देखें तो 75 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है पर 100 ग्राम दूध पीने से। 100 ग्राम दूध पीने से, जैसे 100 ग्राम हमने वसा खाई तो 980 मिली। 980 पर प्योर वसा खा रहे हैं। दूध प्योर
उसके अंदर वसा नहीं है, उसमें पानी भी है, दूसरी भी चीजें है। इसलिए दूध के 100 ग्राम पीने से हमको कितनी ऊर्जा मिलती है? 75 किलो कैलोरी। ये अगर भैंस का दूध हमने पिया तो फिर 100 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको मिलेगी 100 ग्राम दूध से। मतलब गाय के दूध से ऊर्जा कम मिलती है, भैंस के दूध से ऊर्जा ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि गाय के दूध में वसा कम होती है 4.6 अभी हमने देखा, और भैंस के दूध में वसा ज्यादा 6.6। इसलिए गाय के दूध से ऊर्जा कम और भैंस के दूध से ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट देखें फिर इसमें दूध में अगर देखें तो एक रसायन होता है जिसका नाम है साइट्रेट। ठीक, और इस साइट्रेट के टूटने से एक रसायन बनता है जिसका नाम है डाइएसिटाइल। क्लियर? साइट्रेट है दूध के अंदर और इसके टूटने से बना डाइएसिटाइल जो कि वसा के अंदर है। कहां उपस्थित होता है ये? वसा के अंदर। ठीक, और इसी के कारण अगर देखें तो दही, मक्खन और घी, इन तीनों के अंदर आती है एक विशेष गंध। किसके कारण आ रही है? डाइएसिटाइल के कारण। कैसी विशेष गंध? तो आपने कभी जैसे घी है, अब घी आप सूंघकर पहचान सकते हैं, घी को आप सूंघकर पहचान सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी अगर कहीं से खुशबू आई और अगर वो घी के तो हमको पता लग जाएगा कि हाँ ये घी। तो वो खुशबू किसके कारण आ रही है? इस डाइएसिटाइल के कारण। और ये बना किससे है? साइट्रेट से। ठीक, तो ध्यान रखना दही, मक्खन और घी में विशेष गंध के लिए जिम्मेदार होता है डाइएसिटाइल। आगे चले, दूध में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइपेज। क्लियर? और ये जो लाइपेज है ये दुग्ध वसा का जल अपघटन कर देता है। जल अपघटन मतलब वसा को तोड़ देता है, वसा को तोड़ देता है। ठीक है, और तोड़कर ये बना देता है इस वसा से वसीय अम्ल या फैटी एसिड्स। वसीय अम्ल या फैटी एसिड, और ये फैटी एसिड्स आगे चल के दूध और दुग्ध उत्पादों के अंदर दुर्वासिता या रेंसिडिटी के लिए जिम्मेदार। ठीक, ये है वसा, और इस वसा का ये जो लाइपेज है ये करता है जल अपघटन। जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस, और उससे बनाता है ये वसीय अम्ल। और ये जो वसीय अम्ल है ये आगे चल के दूध और दुग्ध उत्पाद इसके अंदर दुर्वासिता के लिए जिम्मेदार है। दुर्वासिता को इंग्लिश में बोला जाता है रेंसिडिटी के लिए जिम्मेदार। ठीक, अब दुर्वासिता या रेंसिडिटी क्या है? तो इसका मतलब है बदबू या दुर्गंध। तो दूध और दुग्ध उत्पादों में बदबू और दुर्गंध के लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो है, यह है वसीय अम्ल। क्लियर? आए कहां से? वसा से आए। कौन लाया? लाइपेज। कैसे लाया? जल अपघटन से। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वसीय अम्ल विलन है, ये भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ठीक है, पर कहीं आपने उनको गड़बड़ करने का मौका दिया तो करेंगे। मतलब कि अगर दुग्ध उत्पादों को ज्यादा टाइम के लिए हमने रख दिया तो फिर उसके अंदर ये वसीय अम्लों के कारण क्या आ जाएगी? दुर्वासिता। लेकिन बाकी ये हमारे शरीर के लिए जरूरी, वसीय अम्ल हमारे शरीर के लिए जरूरी। ठीक है, और वो बने किससे हैं? वसा से, और वो बनाया है लाइपेज। मतलब हम बोल सकते हैं कि दुर्वासिता के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार हो गया? लाइपेज। ठीक, तो ये है हमारा पहला संघटक दुग्ध वसा। ठीक, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है ये। एग्जाम में, हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इसके ऊपर से आता है। ठीक, चलो नेक्स्ट चलें। इसमें एक और चीज अगर देखें हम तो जैसे एक हमने पढ़ा है लेसिथिन। लेसिथिन, ठीक, एक हमने पढ़ा है डाइएसिटाइल, और एक अभी हमने पढ़ा वसीय अम्ल। ये जो तीनों चीजें हैं इनसे हमने कहा है कि खुशबू या बदबू आती है। इनके कारण खुशबू या बदबू, यानी बोले कि गंध आती है। वो गंध अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है, मतलब वही बात है कि इनको हम बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों किसके लिए जिम्मेदार हो गए? सुवास या फ्लेवर के लिए।
तो दूध और दुग्ध उत्पादों में फ्लेवर के लिए कौन कौन जिम्मेदार हो गया? लेसिथिन, डाइएसिटाइल, वसीय अम्ल। ठीक है, ये 3 कारण है। आगे और भी कारण आएंगे जिनके कारण जो है दुग्ध और दुग्ध उत्पादों में फ्लेवर आता है। चलो, अब दूसरा दुग्ध उत्पाद है हमारे पास में नाइट्रोजनीय पदार्थ। अब ये नई चीज है, हमने तो दूसरा और कुछ देखा था। ठीक है, तो नाइट्रोजनीय पदार्थ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 चीजें, एक है प्रोटीन और दूसरा इसके अंदर प्रोटीन रहित, प्रोटीन युक्त नाइट्रोजनीय पदार्थ और प्रोटीन रहित नाइट्रोजनीय पदार्थ। क्लियर? इसमें अगर हम देखें तो दूध के अंदर मेनली अगर हम देखें तो वो होता है प्रोटीन युक्त। ठीक है, प्रोटीन रहित अगर देखें तो नए के बराबर, नए के बराबर मतलब पॉइंट में जो है वो दूध के अंदर उपस्थित होता है। ज्यादातर जो है 99.99% क्या है? प्रोटीन। और इसीलिए हमने दूसरा संगठन मेनली किसको माना है? प्रोटीन। प्रोटीन देखें तो दूध में 3 तरह की है, केसीन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। ये 3 प्रोटीन है जो कि दूध के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रोटीन रहित में देखें तो यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिन, ये तीनों क्या है? ये है नाइट्रोजनीय पदार्थ पर केस है प्रोटीन रहित। ठीक, तो इनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि दूध में कौन सा नाइट्रोजनीय पदार्थ उपस्थित होता है या प्रोटीन रहित नाइट्रोजनीय पदार्थ उपस्थित होता है, तो वो है यूरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, केसीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन और क्रिएटिन, ये सारे के सारे नाइट्रोजनीय पदार्थ है, सारे के सारे नाइट्रोजनीय पदार्थ। पर उसमें से 3 प्रोटीन है और 3 प्रोटीन या बाकी प्रोटीन रहित। आगे चलें अब इसमें। अब मेनली प्रोटीन है तो प्रोटीन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहली प्रोटीन है हमारे पास में केसिन, और केसिन अगर देखें दूध में तो 2.75% होती। ठीक है, टोटल अगर प्रोटीन हम देखें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, टोटल प्रोटीन की अगर बात करें तो 3.5% के आसपास हमने देखा। तो 1 3.5 4 5 87, तो 1 3.5 MP P 3.5, और उसमें से 2.75% अकेला कौन है? केसिन। मतलब दूध के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है केसिन। और यह केसिन दूध में अगर देखें तो उपस्थित होता है कलील या कोलाइट के रूप में। अब ये दूसरी चीज आ गई। पहली चीज हमने पायस देखी थी, क्या? इमल्शन, वो वसा था। अब दूसरा आ गया कलील या कोलाइट, और ये है प्रोटीन। ठीक है, केसिन या प्रोटीन दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो दूध में प्रोटीन किस रूप में रहती है? कलील या कोलाइट के रूप में। अब ये क्या चीज है? तो ये ऐसा घोल है, ये भी घोल है पायस, ये भी घोल है, पर कलील ऐसा घोल है जिसमें दोनों चीजें आपस में मिलती है लेकिन आधी अधूरी। इसका मतलब कि घुली तो है चीजें पर पूरी तरह नहीं घुली है, थोड़ी बहुत घुली है। ठीक है, तो दूध में प्रोटीन घुला हुआ है पर कैसा घुला है? आधा अधूरा घुला हुआ है, कि उसका कुछ पोर्शन घुला है और कुछ पोर्शन नहीं घुला है। और उसी घोल को हम क्या बोलते हैं? कलील या कोलाइट। ठीक, तो ध्यान रखना, दूध में प्रोटीन हमेशा किस रूप में होती है? कलील या कोलाइट के रूप में। नेक्स्ट चलें, केसिन। केसिन ऐसा प्रोटीन है जो सिर्फ दूध में मिलता है, इसके अलावा प्रकृति में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर हमको केसिन चाहिए तो हमको किसके पास जाना पड़ेगा? दूध के पास। क्या गाय के पास जाने से काम चल सकता है या भैंस के पास जाने से काम चल सकता है? तो चल सकता है, पर कब? जब गाय या भैंस दूध दे रही है। अगर वो दूध दे रही है तो ही हमको उनके पास केसिन मिल सकता है, लेकिन अगर दूध नहीं दे रही है तो फिर उनके पास हमको केसिन नहीं मिलेगा, क्योंकि केसिन तो सिर्फ कहाँ मिलता है? दूध के अंदर, और वो दे नहीं रही है। ठीक, इसका मतलब कि केसिन दूध के अलावा पशु के शरीर में कहीं पर भी हमको नहीं मिलेगा। दूध के अलावा कहीं पर भी पशु शरीर के अंदर हमको केसिन नहीं मिलता, ये सिर्फ कहाँ मिलता है? दूध के अंदर। और इसीलिए इसको बोला गया है दुग्ध प्रोटीन या मिल्क प्रोटीन। दुग्ध प्रोटीन या मिल्क प्रोटीन। तो कोई आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिल्क प्रोटीन, या निम्न में से कौन सी दुग्ध प्रोटीन है, तो आंसर आएगा केसिन। ठीक, फिर नेक्स्ट देखें, केसिन अगर देखें तो दूध की प्रमुख प्रोटीन है, जो कि कुल प्रोटीन का कितना? 80%। कुल प्रोटीन हमने देखा कितनी थी अभी? 3.5%, और उसमें से 2.75% कौन है? केसिन। मतलब लगभग देखें तो कितना आएगा ये? 80%।
ठीक। तो कुल प्रोटीन का 80% अकेला कौन है? केसिन, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है? प्रमुख प्रोटीन। तो एक और नाम हमको मिल गया प्रमुख प्रोटीन, एक पहले मिला था दुग्ध प्रोटीन। फिर आगे चले, केसिन के सूक्ष्म कणों के प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या चीज है। तो प्रकीर्णन का मतलब है फैलना, प्रकाश प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलना, प्रकाश का फैलना, ठीक। तो जब लाइट या प्रकाश दूध के अंदर जाती है तो वह ये जो केसिन है इसके सूक्ष्म कणों से टकराता है। प्रकाश किससे टकराएगा? सूक्ष्म कणों से, और टकरा कर क्या होता है? फैलता है, और इसी के कारण दूध का रंग कैसा दिखाई देता है हमको? सफेद। तो दूध हमको जो सफेद दिखाई दे रहा है उसका रीजन क्या हो गया? केसिन, या फिर केसिन के सूक्ष्म कण, या केसिन के सूक्ष्म कणों के प्रकाश प्रकीर्णन, ठीक। इसको और अगर अच्छे से देखें तो भैया ये एक तरह से है परावर्तन, प्रकाश परावर्तन, कि प्रकाश टकराया और टकरा कर वापस गया, वापस जाने को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन, ठीक है। तो केसिन के सूक्ष्म कणों के प्रकाश परावर्तन के कारण दूध का रंग होता है सफेद, ठीक। तो ध्यान रखना, दूध का सफेद रंग किसके कारण है? केसिन। फिर देखें, गाय के दूध में अगर हम देखें तो केसिन है 2.5% और भैंस के दूध में 3%। एवरेज हमने देखा 2.75, 2.75 एवरेज है। उससे थोड़ा कम गाय के दूध में, उससे थोड़ा ज्यादा भैंस के दूध, मतलब रेंज हम देख सकते हैं 2.5 से 3% दूध के अंदर केसिन होता है, ठीक। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि भैंस के दूध में गाय के दूध की तुलना में केसिन होता है, तो भैंस के दूध में गाय के दूध की तुलना में केसिन ज्यादा होता है। या इसका उल्टा कर दें हम, गाय के दूध में भैंस के दूध की तुलना में केसिन कम होता है, ठीक। तो ये है पहला प्रोटीन हमारा केसिन। और इसके ऊपर अगर देखें तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, इसका एक तरह से हर एक लाइन जो है वो एग्जाम में पूछी हुई, ठीक। ये जो पहली लाइन है ये एग्जाम में पूछी है किस रूप में, ठीक है। दूसरी लाइन जो है ये एग्जाम में पूछी है, दुग्ध प्रोटीन किसको कहते हैं? सिर्फ दूध में मिलने वाला प्रोटीन। तीसरा प्रमुख प्रोटीन एग्जाम में पूछा है, ठीक है। चौथा पूछा है सफेद रंग, बड़ा हिट क्वेश्चन है, ठीक है, हर कहीं आता है, दूध का सफेद रंग किसके कारण? ये पूछा है गाय के दूध में कितना और भैंस के दूध में कितना। तो ये सारे क्वेश्चन केसिन्स के ऊपर जो है एग्जाम में पूछे गए। चलो लास्ट में है, केसिन में 16% नाइट्रोजन होती है। केसिन का अगर हम संगठन देखें तो उसके अंदर 16% नाइट्रोजन, क्लियर। और ये अगर देखें तो कुल नाइट्रोजन का जितनी भी दूध के अंदर है उसका 80%, दूध के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन उपस्थित है उसका 80% अकेला किसके अंदर है? केसिन। यह ध्यान रखिएगा, ये 80% अलग चीज है और ये 80% अलग है। ये 80% कुल प्रोटीन का है कि दूध में कुल प्रोटीन का 80% केसिन, और केसिन के अंदर कुल दूध की 80% नाइट्रोजन होती है। केसिन के अंदर नाइट्रोजन 16% है जो कि कुल दूध का कितना है? 80%। मतलब हम बोल सकते हैं कि दूध की अधिकतर नाइट्रोजन केसिन के अंदर होती है, दूध की अधिकतर नाइट्रोजन केसिन के अंदर होती है। और यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दूध में उपस्थित नाइट्रोजन का अधिकतर भाग या अधिकतर हिस्सा कहां होता है? तो वो होता है इस केसिन के अंदर, ठीक है। तो ये है पहला प्रोटीन। फिर चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। दोनों को एक साथ में देख, साथ में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इन दोनों प्रोटीन को एक साथ में हम कहते हैं वे प्रोटीन या सीरम प्रोटीन, ठीक है। और एक साथ में इनको बोला जाता है फटने वाली प्रोटीन। ऐसा क्यों? तो इन दोनों प्रोटीन की खासियत है कि जब हम दूध को गर्म करते हैं, ठीक, तो इस दूध के अंदर एल्बुमिन व ग्लोबुलिन है और इन दोनों की प्रकृति होती है, इन दोनों की प्रकृति है, नेचर है कि ये दोनों के दोनों गर्म करने पर फट जाते हैं, गर्म करने पर फट जाते हैं। जैसे ही हम दूध को गर्म करते हैं दोनों की दोनों प्रोटीन फट जाती है और इसीलिए इनको क्या बोला है? फटने वाली प्रोटीन, ठीक। अब जब अब दूध जैसे मान लो फट जाए तो हम देखते हैं कि फटने के बाद में ठोस भाग अलग हो जाता है और द्रव भाग अलग हो जाता है।
दही जैसे आपने देखा होगा, तो दही में क्या होगा कि ठोस भाग अलग और पानी अलग। अब ये जो पानी या द्रव है, इस पानी या द्रव को बोला जाता है भेय या सीरम। क्या बोलते हैं इसको? भेय या सीरम। ठीक। और इन दोनों प्रोटीन की खासियत है कि गर्म करने पर फट जाती है और फटने के बाद ये दोनों प्रोटीन एल्बुमिन और ग्लोबुलिन कहां चले जाती है? भेय या सीरम। कहां जाती है? भेय या सीरम। ठीक। मतलब कि जो ठोस भाग है, इस ठोस भाग के अंदर ये दोनों प्रोटीन नहीं रुकती है। कहां जाती है? इस पानी के अंदर। ठोस में अगर देखें तो सिर पर रुकती है केसिन, और दोनों की दोनों द्रव में चली गई, मतलब भेय या सीरम में चली गई, और इसीलिए इनका नाम पड़ गया भेय प्रोटीन या सीरम प्रोटीन। क्या बोलते हैं इनको? भेय प्रोटीन या सीरम। ये कहां चली गई? भेय या सीरम। ठीक। तो तीन नाम इनके पड़े, भेय, सीरम और फटने वाली। फटने वाली क्यों बोला? क्योंकि गर्म करने पर फट जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि भैया ये जो फटने का काम है, कौन फट रहा है? प्रोटीन फट रही है, और प्रोटीन जब फटती है तो इस क्रिया को बोला जाता है स्कंदन। क्या बोलते हैं इस क्रिया को? स्कंदन, या इंग्लिश में बोला जाता है इसको कोगुलेशन। तो दोनों प्रोटीन स्कंदित हो गई, किसके द्वारा? तो गर्म करने, मतलब ताप के द्वारा। ठीक। तो ये दोनों प्रोटीन जैसे ही दूध को गर्म किया फट गई, मतलब ताप से आसानी से स्कंदित हो जाती है। ताप से आसानी से फट जाती है, ताप से आसानी से स्कंदित हो जाती है। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी प्रोटीन ताप के द्वारा आसानी से स्कंदित की जा सकती है, तो वो है एल्बुमिन व ग्लोबुलिन। ठीक। फिर आगे चलें। ये दोनों प्रोटीन अगर हम देखें तो खीस में सामान्य दूध की तुलना में कहीं गुना ज्यादा है। खीस आपने सुना ही होगा, या इसको और अगर हम देखें तो बोला जाता है चीका। खीस या चीका। और जब इसको गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा ये फट जाता है गर्म करने पर, और उसका रीजन है कि खीस के अंदर ये दोनों प्रोटीन एल्बुमिन व ग्लोबुलिन सामान्य दूध की तुलना में कहीं गुना ज्यादा है, और इन दोनों की प्रकृति है कि ये दोनों गर्म करने पर फट जाती है। खीस में ज्यादा है, इसलिए दोनों खीस के अंदर फटेगी, और उसके कारण हमको खीस फटा हुआ दिखाई देगा। तो खीस गर्म करने पर क्यों फट जाता है? क्योंकि उसके अंदर एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की अधिकता होती है। किसकी अधिकता है? एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ठीक। इसीलिए खीस गर्म करने पर फट जाता है। फिर आगे चलें। ये जो प्रोटीन है अगर हम देखें तो ये दूध में कोलाइड के रूप में, पहले हमने कहा है प्रोटीन अगर है तो दूध में किस रूप में रहेगी? कोलाइड के रूप में। ठीक है। अब ये दोनों प्रोटीन कोलाइड के रूप में है दूध के अंदर। हमने दूध को गर्म किया, दोनों की दोनों फट गई, और फटने के बाद में ये आ जाती है पायस के रूप में। पहले दोनों किस्में थी कोलाइड, लेकिन गर्म करने से दोनों किस्में आ गई पायस। कोलाइड मतलब हम बोल सकते हैं कि घुलनशील रूप है, हल्का फुल्का घुला हुआ है, उस घोल को हमने कोलाइड बोला। पायस मतलब अघुलनशील रूप, अघुलनशील रूप। ठीक। तो हमने गर्म किया, पहले कोलाइड था मतलब घुलनशील रूप में था, लेकिन अब किस में आ गया गर्म करने के बाद में? अघुलनशील। मतलब हम बोल सकते हैं कि गर्म करने से प्रोटीन की घुलनशीलता समाप्त हो गई। प्रोटीन की घुलनशीलता समाप्त हो गई, और किस रूप में आ गया? पायस के रूप। ठीक है। तो गर्म करने से दो चेंज हुए, पहला दोनों प्रोटीन फट गई, और दूसरा चेंज उनका कोलाइडी गुण खत्म हो गया। उनका जो कोलाइडिया जिसको हम बोले कलील गुण, ये खत्म हो गया, और वो किस रूप में आ गया? पायस के रूप। फिर नेक्स्ट चलें। इसमें अगर देखें तो ये जो ग्लोबुलिन है सेकंड वाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये है नवजात बछड़ों में प्रतिरक्षा कारक पहुंचाने का काम करता है। प्रतिरक्षा कारक मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता ये पैदा करता है नवजात बछड़ों में, मतलब नन्हे मुन्नों जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनके अंदर ये पहुंचाएगा प्रतिरक्षा कारक या बीमारी से लड़ने की क्षमता। क्लियर? कौन? ग्लोबुलिन। और इसीलिए भैया जैसे प्रतिरक्षा की अगर हम बात करें तो ये देता है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा को इंग्लिश में बोला जाता है इम्यूनिटी, आजकल बहुत सुन रहे हैं। ठीक है। तो इम्यूनिटी कौन देता है? ग्लोबुलिन। क्लियर? और इसीलिए इसका एक नाम पड़ गया इम्यूनोग्लोबुलिन।
इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या देगा? ये देगा इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। किन में? नवजात बछड़े में। और इसीलिए जो नन्हे मुन्ने होते हैं उनको भैया हम खीर ज्यादा पिलाते हैं। उनको क्या पिलाना है? खीर ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये ज्यादा रहेगा तो रोग प्रतिरक्षा कारक ज्यादा पहुंचेंगे और इससे बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये खास बात किसकी है? इस ग्लोबुलिन। तो इस प्रकार ये है हमारा एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन, और इस प्रकार ये हो गया प्रोटीन। ठीक, चलो 3 प्रोटीन हमने देख ली, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड कैसीन। आगे चलें। थर्ड है हमारा दुग्ध संगठक, दुग्ध शर्करा, दुग्धम, लैक्टोज या दुग्ध कार्बोहाइड्रेट। ये हमने देखा अभी। ठीक है, लैक्टोज, और ये हमने देखा 4.7 to 4.9, इसको राउंड फिगर हमने कर लिया था 5%। ठीक है, तो ये तीसरा दूध का संगठन, इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये दूध में अगर देखें तो मिलता है सत्य या वास्तविक घोल या ट्रू सॉल्यूशन। अब ये तीसरा घोल आ गया। एक पायस देखा था, एक कोलाइड देखा था, और एक हमने यहाँ पे देखा है सत्य घोल। ठीक है, पायस वसा, कोलाइड प्रोटीन, और सत्य घोल है लैक्टोज या दुग्ध शर्करा। अब ये क्या चीज है? तो जब दोनों चीजें आपस में पूरी तरह घुल जाए, दोनों चीजें आपस में पूरी तरह घुल जाए, उस घोल को बोला जाता है सत्य घोल। ठीक, जैसे कि मान लो पानी है और पानी के अंदर आप शक्कर घोल दें, आप उसको घोलेंगे, कुछ देर बाद में शक्कर गायब हो जाएगी। फिर अगर हम देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर शक्कर है या नहीं है। कब पता चलेगा? जब हम टेस्ट करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि शक्कर पानी के अंदर पूरी तरह घुल गई, और उस घोल को हम क्या बोलते हैं? सत्य घोल। ये भी क्या है? शर्करा है, मतलब शक्कर है, और जब इसको 87% वाटर के अंदर हम घोलेंगे तो पूरी तरह घुल जाएगी, और कैसा घोल बनाएगी? सत्य घोल। तो ध्यान रखना, लैक्टोज हमेशा दूध में सत्य घोल के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कच्चे व ताजे दूध का हल्का मीठा स्वाद लैक्टोज के कारण ही। लैक्टोज मतलब दुग्ध शर्करा। ठीक है, और अगर दुग्ध शर्करा है या शर्करा है तो स्वाद कैसा आएगा? मीठा। पर खास तौर पे हम बात किसकी कर रहे हैं? कच्चे व ताजे दूध। यह दूध जो है ये कैसा लगता है पीने पर? हल्का मीठा, और उसका रीजन है लैक्टोज। वैसे अगर देखें तो ये है लैक्टोज, सबसे फीकी शर्करा है, सबसे फीकी। एक सबसे मीठी अगर देखें तो वो है फ्रक्टोज। तो नेक्स्ट चले, लैक्टोज अगर देखें तो ये बना है 2 शर्कराओं से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक, एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु गैलेक्टोज। ठीक है, एक एक अणु दोनों के मिलकर इन दोनों ने बनाया है लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है वो 2 शर्कराओं से बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक, एक और एक देखें तो कितने हो जाएंगे? 2। 2 को हम बोल सकते हैं डाई। क्या बोल सकते हैं? डाई। तो ये अगर देखें लैक्टोज, तो लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है। क्या है? डाइसेकेराइड, जिसके अंदर एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज का। ठीक, ये दोनों ने लैक्टोज को बनाया। लैक्टोज अगर देखें तो किसके अंदर उपस्थित है? दूध के अंदर, और दूध को हम पीते हैं। जब हम पिएंगे तो इस दूध के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लैक्टेस। ठीक, और ये लैक्टेस इस दूध को हमारे पेट के अंदर जाकर कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज को किसमें तोड़ दिया इसने? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज आपको पता है ऊर्जा देगा। ठीक, और गैलेक्टोज की अगर हम बात करें तो ये भैया हमारा जो ब्रेन है उसके डेवलपमेंट में काम में आता है। ब्रेन डेवलपमेंट, मस्तिष्क के विकास के लिए गैलेक्टोज जिम्मेदार है। ये भी एक है चीज जिसके कारण हमारा ब्रेन डेवलप होता है। ठीक है, तो अगर भैया हमको बुद्धि ज्यादा चाहिए तो फिर हमको क्या पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए, जिससे ऊर्जा भी मिलेगी प्लस साथ में बुद्धि भी मिलेगी। ठीक, एक और चीज इसमें है कि जैसे हमने लिखा है कि ये सिर्फ दूध में पाया जाता है। ऐसा एक और पहले हमने देखा था केसिन, वो भी कहाँ मिल रहा था? सिर्फ दूध के अंदर, और इसीलिए उसको बोला दुग्ध प्रोटीन। ये भी सिर्फ दूध में मिलता है, इसलिए इसको क्या बोला? दुग्ध शर्करा। ठीक, शर्करा है तो क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट है, और इसीलिए इसको क्या बोल दिया? दुग्ध कार्बोहाइड्रेट। आगे चले,
शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट अगर जहां पर भी है तो उस कार्बोहाइड्रेट का ध्यान रखना, इसका किण्वन होता है। कार्बोहाइड्रेट जहां पर भी होगा उसका क्या होने लग जाएगा, किण्वन होने लग जाएगा। ठीक, और किण्वन करेंगे कौन, जीवाणु या सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का किण्वन कौन कर रहा है, जीवाणु या सूक्ष्म जीव। और किण्वन के फलस्वरूप अगर हम देखें तो इससे बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट देखें तो कौन सा है, वो है लैक्टोज। तो लैक्टोज के किण्वन के द्वारा तैयार हो जाता है लैक्टिक अम्ल। मतलब क्या बनने लग गया है, अम्ल या एसिड। और अम्ल या एसिड के कारण स्वाद कैसा आने लग जाएगा, खट्टा। तो ध्यान रखना, दूध का खट्टापन जो है किसके कारण आ रहा है, लैक्टिक अम्ल के कारण। ज्यादा देर तक अगर हमने रखा और फिर अगर हमने दूध को गर्म किया तो गर्म करने फिर आगे चल के दूध फट जाएगा। तो क्यों फट गया, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक अम्ल बन गया। आया कहां से, ये लैक्टोज। ठीक है, और वो किसने बनाया, जीवाणु। जीवाणु देखे तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, बेसिलस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोनिस। ये कुछ जीवाणु दूध के अंदर उपस्थित होते हैं जो कि इस लैक्टोज का किण्वन करके बना देते हैं लैक्टिक अम्ल। अच्छा, तो ये है थर्ड दूध का संगठन। अब देखते हैं फोर्थ, खनिज लवण या राख या मिनरल मैटर या एश। ठीक, खनिज लवण की अगर हम बात करें तो दूध में खनिज लवण की जो प्रकृति है अधिकतर की, वो है क्षारीय। दूध के अधिकतर, सारे नहीं। दूध में अगर खनिज देखें तो दोनों तरह के होते हैं, क्षारीय भी होते हैं, अम्लीय भी होते हैं। दोनों ही दूध में है, लेकिन क्षारीय ज्यादा है। दूध के अंदर क्षारीय ज्यादा है और अम्लीय कम। क्लियर। तो अगर आपसे पूछे कि दूध के अधिकतर खनिज की प्रकृति कैसी है, तो वो है क्षारीय प्रकृति। लेकिन दूध की प्रकृति अगर हम देखें तो वो होती है अम्लीय। हमारी बातचीत पहले भी हुई है। ठीक है, दूध की प्रकृति कैसी है, अम्लीय। दूध अम्लीय प्रकृति का मतलब पीएच अगर देखें तो 7 से कम है। लेकिन दूध के अंदर जो खनिज है उनकी प्रकृति कैसी है, अधिकतर की क्षारीय। दूध में अगर हम खनिज की बात करें तो दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है कैल्शियम। सबसे ज्यादा कैल्शियम, फिर फास्फोरस, और थर्ड नंबर पर देखें तो मैग्नीशियम। ठीक है, तो दूध जो है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। और इसीलिए भैया दूध हमको पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए अच्छा होता है। हड्डियां इससे मजबूत होती है। तो दूध पीने से क्या होगा, हड्डियां मजबूत होगी। और ये चीज आपने भी महसूस की होगी, कभी धोनी को देखा हो। धोनी जो है वो 2 से 3 लीटर दूध पीता है एक दिन में। ठीक, और इसी के कारण उसके जो हाथ है वो बहुत मजबूत है, हड्डियां मजबूत है। तो आपने देखा होगा कि लोग जो है 6 मारने में पूरी जान लगा देते हैं। कभी सुरेश रैना को देखा हो तो 6 मारने में सुरेश रैना पूरी जान लगा देता है। लेकिन धोनी कभी देखा हो, हल्का सा शॉट मारा, बॉल बाहर। क्यों, क्योंकि उसके हाथ मजबूत है। क्यों है, क्योंकि भैया वो दूध बहुत पीता है मतलब, और उसके अंदर कैल्शियम ज्यादा है, जिसके कारण उसकी हड्डियां मजबूत है। ठीक, आगे चले। अगर हम गाय के दूध में देखें तो कैल्शियम 0.13%, और अगर भैंस के दूध में देखें तो कैल्शियम 0.19%। मतलब गाय के दूध में कैल्शियम कम है और भैंस के दूध में कैल्शियम ज्यादा है। भैंस के दूध की अगर बात करें तो कैल्शियम ज्यादा है, प्लस साथ में फास्फोरस भी ज्यादा है, प्लस साथ में मैग्नीशियम भी ज्यादा है। मतलब ये तीनों ही चीजें अगर देखें तो गाय के दूध की तुलना में भैंस के दूध में ज्यादा है। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ दूध का संगठक खनिज। और इस प्रकार ये हो गए चारों हमारे दूध के संगठक, और इस प्रकार ये हो गया हमारा दूध का संगठन। ठीक है, अब इसी के अंदर एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं हम, जिसका नाम है खीस या पेवसी या तेली या कोलेस्ट्रम। ठीक, ये भी अगर हम देखें तो ये भी मेमेरी ग्रंथि का स्राव है। मेमेरी ग्रंथि से हमने पहले देखा दूध भी आ रहा था, और इसी से क्या आ रहा है, खीस। मतलब दोनों ही एक ही ग्रंथि से आ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि दुग्ध ग्रंथि का निम्न में से कौन सा दुग्ध ग्रंथि का स्राव है, तो खीस भी है, दूध भी है। पर दोनों में से जब किसी एक को चुनना पड़े तो पहले हम दूध को चुनेंगे, सेकंड नंबर पर खीस को। मान लो दोनों ही ऑप्शन में है, ठीक है, और दोनों में से एक को चुनना पड़े तो फिर किसको चुनेंगे, दूध को। लेकिन कहीं ऐसा ऑप्शन है जाए ए और बी दोनों,
तो फिर आंसर ए और बी दोनों। आगे चलें, ये अगर देखें तो हमको ब्याने के तुरंत बाद मिलता है। कब मिलेगा? ब्याने के तुरंत बाद। जैसे ही बछड़ा जन्म देगा उसके कुछ समय बाद जो हमको स्राव या द्रव या तरल मिलता है उसको हम बोलते हैं खीस। ठीक, जो कि अगर हम देखें तो गाय में 3 से 4 दिन तक, गाय में लगभग 3 से 4 दिन, और भैंस में अगर देखें तो 5 से 7 दिन तक हमको मिलता है। क्लियर? गाय में 3 से 4 दिन तक और भैंस में 5 से 7 दिन तक मिलने वाले स्राव को कहा जाता है खीस। ठीक, अब मान लो कोई आपसे पूछे कि गाय में दूध कब मिलेगा, तो गाय में दूध मिलेगा 3 से 4 दिन बाद। भैंस में कब मिलेगा, तो 5 से 7 दिन बाद। मतलब कि जब तक था तो आंसर था खीस, लेकिन जब बाद आ गया तो आंसर आ गया दूध। तो ध्यान रखना, 3 से 4 दिन तक खीस और 3 से 4 दिन बाद दूध। ठीक, अगर मान लो कहीं दोनों ही आ जाए, दोनों ही आ जाए कि 3 से 4 दिन बाद तक, 3 से 4 दिन बाद तक क्या मिलेगा, तो भैया जब इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आंसर क्या आएगा? खीस। आज से शुरू हुआ, कब तक मिलेगा? 3 से 4 दिन बाद तक। ठीक है, तो गाय में 3 से 4 दिन बाद तक मिलने वाले स्राव को कहा जाता है खीस, और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा। आगे चलें, ये जो खीस है, हमारी पहले अभी बातचीत हुई थी कि इसके अंदर एल्बुमिन ग्लोबुलिन ज्यादा है, इसलिए गर्म करने पर फट जाता है। मतलब एक तरह से देखें तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का ये अच्छा स्रोत है, प्लस साथ में अगर देखें तो केसिन का, केसिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये तीनों इसके अंदर ज्यादा है। इसकी हमारी बातचीत हुई है, ज्यादा होने के कारण प्रतिरक्षा पहुंचाता है। तो अगर हम ओवरऑल प्रोटीन देखें तीनों की मिलाकर, तो ये खीस में अगर हम देखें तो ये होती है 11 से 15%, या एवरेज देखें तो 14.3। अब दूध में अगर हम देखें तो प्रोटीन 3.5% के आसपास थी, और खीस में अगर देखें तो 14.3। मतलब दूध की तुलना में अगर देखें तो कितनी हो गई? 3 से 5 गुना ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर है? खीस के अंदर 3 से 5 गुना ज्यादा। ठीक, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो खीस है ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, और यही प्रोटीन इस खीस का मुख्य अवयव है। खीस का मुख्य अवयव अगर पूछे तो वो क्या है? प्रोटीन। ठीक है, तो ये है खीस, पेप्सी, तेली या कोलेस्ट्रॉल। और इस प्रकार ये हो गया हमारा जो टॉपिक था, दूध का संगठन, जिसके अंदर हमने दूध के सभी संघटक देखे। ठीक है, और उन संघटकों के बारे में हमने अलग अलग डिस्कस की। सभी 4 मेन संघटक थे, या जो टोटल तो 5 है, और उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पानी है। पर पानी के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। हमने जो 4 चीजें थी उनके बारे में डिस्कस किया, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज और खनिज, और साथ में हमने देखा खीस। ठीक, अब इनके ऊपर कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, परिभाषा के अनुसार दूध में निम्न मार्कों द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए। परिभाषा के हिसाब से हमने मानक 2 चीजों को माना था, वसा और वसा रहित ठोस। ठीक, तो परिभाषा के हिसाब से निम्न मानकों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मात्रा तो किसकी है? वसा और वसा रहित ठोस। फिर देखें नेक्स्ट, दूध में केसिन किस अवस्था में पाई जाती? तो वसा पायस में थी, लैक्टोज सत्य घोल, और प्रोटीन देखें तो कलील या कोलाइड के रूप। फिर आगे चलें, भैंस के दूध का सफेद रंग होता है। ठीक है, तो दूध का सफेद रंग हमने पढ़ा है केसिन के सूक्ष्म कणों के प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। सिर्फ केसिन, एल्बुमिन नहीं, सिर्फ किसके कारण? केसिन के सूक्ष्म कणों के प्रकाश प्रकीर्णन। तो इसलिए आंसर है सी। फिर आगे चलें, एक ग्लूकोज तथा एक गैलेक्टोज अणु से बनी शर्करा है, तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से बना है लैक्टोज। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, खीस गर्म करने पर किस पदार्थ के अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण जम जाता है? तो ये 2 चीजें ज्यादा होती है उसके अंदर, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, और इसी कारण वो गर्म करने पर जम जाता है, या फट जाता है, या स्कंदित हो जाता है। फिर नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन की मात्रा होती है दूध से 1 से 2 गुना, दूध से 3 से 5 गुना, दूध से 6 से 7, और कोई नहीं तो दूध से 3 से 5। ठीक, तो ये है कुछ क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन
इसी टाइप के क्वेश्चन जो है और भी एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो वैसे टफ नहीं आते, इजी क्वेश्चन आपने देखा होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन है कि गर्म करने पर या किसकी उपस्थिति के कारण गर्म करने पर खीस फट जाता है, तो सीधा क्वेश्चन है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ये है प्रोटीन कितने गुना है, तो 3 से 5 गुना। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूध का संगठन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हर बार एग्जाम में, जैसे मान लो हम पीएटी की बात करें, आईसीआर की बात करें, तो लगभग जो है 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम्स में इसमें से आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बढ़िया, इसको समझिए, इजी चीज है, आसानी से आपको याद हो जाएगी।